हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके बीच में के एजुकेशन क्लास की ओर से शिव कुमार गुप्ता ज्योग्राफी का उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। जो मैंने बताया था कि अब नेक्स्ट में डालेंगे भारत का विशाल उत्तर मैदान। जो भारत के उत्तर में विशाल मैदान है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, विशेष खुल पूरी डिटेल से जानेंगे कि है क्या, कैसे बांटेंगे हम उसको पार्ट बाई पार्ट। तो चलिए हम देखते हैं और बीच बीच में हम लोग मोटिवेट करते रहेंगे, बात करते रहेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो भारत का जो उत्तर में विशाल मैदान है, जो गंगा आदि नदियों के द्वारा बनाया गया, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं फुल डिस्क्रिप्टिव से। क्यों डिस्क्रिप्टिव क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे एक कारण है दोस्तों कि आजकल छोटा से छोटा एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। उसका भी एक कारण है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इतना ज़्यादा हो रहा है किसी भी एग्ज़ाम में, और इतना ज़्यादा नंबर ला रहा है कि उसे छांटने में नहीं बन रहा है। तो अब वो नया पद्धति अपनाया कि अंदर घुस के क्वेश्चन पूछ, जो लड़का को समझ में नहीं आए, छोटा छोटा किताब में दिया ही नहीं रहेगा। इसलिए हमने दोस्तों डीप से पढ़ाने का विचार किया था और पूरा मैंने पढ़ाया, ऑब्जेक्टिव भी मैंने डालता हूँ। चलिए, तो मैं पहले जानता हूँ वितरिका क्या है। ये समतल भाग जहाँ पर नदी आकर वितरी मतलब बट जाती है उसे वितरिका कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? नदी आकर जहाँ पर 2-3 भागों में बट जाएगी उसे क्या कहेंगे हम? वितरिका कहेंगे। ठीक है, तो चलते। हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी निक्षेपण की क्रिया द्वारा निर्मित मैदान। जो इन तीनों नदियों के मट्टी द्वारा लाए गए जो मैदान बनाया गया है उसे हम लोग कहेंगे विशाल, उत्तर का विशाल मैदान। तो इसको हम देखना है इसे आज। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम विशाल मैदान। निक्षेपण में क्या होता है कि जमा करता है, मिट्टी को ला के जमा कर देगा, जिसका कुल क्षेत्रफल है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इस जो मैदान का कुल क्षेत्रफल है इतना है दोस्तों। पूरब से पश्चिम की लंबाई 3200 किलोमीटर। ये जो मैदान है पूरब, पूरब कहाँ, इधर चले जाएंगे अरुणाचल, पश्चिम कहाँ, लास्ट राजस्थान के क्षेत्र वाले को जोड़ देंगे तो उसकी लंबाई 3200 किलोमीटर इस मैदान की लंबाई है। और चौड़ाई क्या है दोस्तों, 100 से 150 किलोमीटर लगभग है। कहीं पर 100 है, कहीं पर 150 है, कहीं पर 300। वो आगे हम जाकर देखेंगे कहाँ पर कितना है। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। बोल रहा है असम में यह मैदान सकरा है। जो असम का क्षेत्र है दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की तरह, उधर जो मैदानी भाग है थोड़ा सकरा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 90 से 100 किलोमीटर के बीच में है। अब वही जब झारखंड के पास राजमहल की पहाड़ियाँ के पास चौड़ाई ये बढ़कर 160 किलोमीटर हो जाती है। और फिर उधर से झारखंड बिहार करते हुए आती है पूरी जो जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, जो सबसे ज़्यादा चौड़ाई है वो इलाहाबाद के पास है, जिसकी लंबाई 300 किलोमीटर, लंबाई नहीं चौड़ाई 300 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाती है। सोचिए दोस्तों कितना चौड़ा ये मैदान बना लिया। तो हम इलाहाबाद के पास जान गए, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलाहाबाद के पास मैदानी भाग की चौड़ाई कितनी है, राजमहल की पहाड़ियाँ के पास कितनी है, असम में कितनी है, ये हमने आपको दिखाया। तो इन मैदानी भागों में नदियाँ द्वारा तलछट के निक्षेपण से जो जलोढ़ बहुत ही मोटी परत जम गई। जलोढ़ की जो मिट्टी दोस्तों साल दर साल उस पर एक परत पे परत बहुत मोटी चट्टान के रूप में जम गई है वहाँ पर। तो आप इससे क्या समझे कि नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई गई है उसके द्वारा जो क्षेत्र निर्माण हुआ उसी को हम लोग विशाल उत्तर भारत का मैदान कहेंगे। तो कहाँ पर कौन नदी कितना चौड़ा है ये भी हमने बताया है कि उत्तर भारत में कितना मैदान चौड़ा है कहाँ पे। तो अब आगे आके देखते हैं हम लोग इसको बांटेंगे दोस्तों। तो ये बोल रहा है उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन। अब जो उत्तर में विशाल मैदान है उसको भी खंड खंड करके हमको देखना है, क्योंकि जब तक पार्ट वाइज हम नहीं देखेंगे तो पूरा क्लियर रूप से समझ में नहीं आएगा। तो एक होता है दोस्तों इसमें भाबर प्रदेश, खादर प्रदेश, डेल्टा क्या है, तराई क्या है, रेह क्या है, शंकु क्या है, बांगर क्या है, भूर क्या है, ये सब को हमको जानना है दोस्तों एक एक करके। तो चलिए पहले हम कुछ इमेज में देखेंगे दोस्तों, और हम
आपको नोटबुक से पढ़ा रहे दोस्तों। ये हमारे पास डिजिटल क्लास नहीं है, नहीं तो आज के सभी मास्टर जो यूट्यूब पे दिखावे के चक्कर में वो आज डिजिटल क्लास की ओर है। हम भी जाएंगे डिजिटल क्लास की ओर, लेकिन हम अभी आपको ये फ्री क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ आप सक्सेस हो। हमारा कोई मकसद नहीं, क्यों, हम खुद एक एम्प्लॉयमेंट में जुटे हुए, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप सक्सेस हो। बेरोजगारी होने का क्या कष्ट होता है ये दोस्तों हमें पता है, इसलिए हम आपका हेल्प कर रहे हैं तहे दिल से, और हमें इसके पीछे कोई लालच नहीं है। तो चलिए, पहले हमने देखे थे भाबर। जब ऊपर से नदियाँ उतरेगी तो सबसे पहले जो इसको दर्शन होगा दोस्तों वो भाबर क्षेत्र से होगा, और भाबर को क्रॉस करते हुए जाएगा तब इसे तराई भाग दिखाई पड़ेगा। तराई को फिर पार करने के बाद खादड़ मिलेगा, खादड़ में जाके ये बट जाएगा, कहीं जगह डेल्टा हो जाएगा, बंगर हो जाएगा, और सारी नदियाँ निकल जाएगी, तो उसको हम विस्तार से देखेंगे। भाबर जो है यह पत्थर एवं कंकड़ का क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहते हैं। छोटा छोटी में याद रखिएगा, भाबर पूछेगा भाबर क्या है, कंकड़ एवं पत्थर वाले क्षेत्र को क्या कहलाते हैं, भाबर कहते हैं। यहाँ पर नदियाँ अदृश्य हो जाती है। जो भाबर क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर नदी दिखाई नहीं देता, क्या कारण है, मोटे मोटे कंकड़ और पत्थर रहती है, जिससे नदियाँ उसके नीचे से पानी पास कर जाती है, तो अदृश्य नदियाँ यहाँ हो जाती है दोस्तों। समझ में आ गई, नदी गायब नहीं होती है, लेकिन उसके नीचे से पानी निकल जाती है, जिसके कारण हमें दिखाई नहीं पड़ता। तराई क्या है, यह भाबर के दक्षिण का क्षेत्र है। यहाँ पर नदियाँ आपस में, नदियाँ फिर से यहाँ दृश्य, मतलब नदियाँ यहाँ फिर से दिखने लगती है। देखिए, जो भाबर में गायब हुई थी नदियाँ, वो कहाँ दिखने लगी, आपको तराई में दिखाई देगा। अब तराई के क्रॉस करके फिर कहाँ जाएंगे, हम खादर में जाएंगे। नदियाँ के आसपास के अत्यधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहेंगे, खादर। नदियाँ द्वारा जो लाए गए नई मिट्टी होती है दोस्तों, जिसमें खाद की मात्रा भरपूर होती है, इसलिए इसे खादर कहेंगे। ट्रिक रखिए दोस्तों, खाद की मात्रा भरपूर है तो वो खादर, वो नदियाँ की आसपास रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे, आपको बताते हैं। खादर जब क्रॉस करेंगे तो देखिए यहाँ पर डेल्टा बना रहा है, ये बोंगर है। बोंगर क्या हुआ, वो मिट्टी तो वही है, लेकिन उसे कुछ समय ज़्यादा हो गया, जिसके कारण वो खादर की बनस्पत कम उपजाऊ है। तो यहाँ पर नदियाँ प्रवाह क्षेत्र छोड़ देती और बहुत समय बाद यह अपना क्षेत्र अनुपजाऊ हो जाती है। नदियाँ क्या क्या इधर का बहाव मोड़ के किसी दूसरी ओर बहने लगी, जिसके कारण उस वाले क्षेत्र को बंगर भूमि कहेंगे। बंगर मतलब बंजर नहीं, बंगर कहेंगे, तो वो मतलब इसके बनस्पत कम उपजाऊ रहेगा दोस्तों। किसके बनस्पत, खादर के बनस्पत। तो अब हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा समझा दिए, अब हम इसको देखना चाहते हैं पूरा क्या है क्या माजरा। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग भाबर प्रदेश। तो यह शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक 8 से लगभग 16 या 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। इसमें छोटे बड़े पत्थर के टुकड़े जलोढ़ पंख का निक्षेपण करती है। ये कहाँ करती है, भाबर प्रदेश का, जहाँ छोटे बड़े कंकर के बड़े बड़े टुकड़े भी रहते हैं, जिसके कारण ही हमें भाबर प्रदेश में नदियाँ दिखाई नहीं पड़ती है दोस्तों। जिस भाबर का नाम दिया जाता है, यह कृषि के लिए उत्तम नहीं होता। यहाँ कृषि होगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि यह कंकड़ पत्थर भरा हुआ, ये तो कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता है। अब चलते हम लोग तराई वाले पार्ट पे। भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहाँ पर भाबर लुप्त नदियाँ फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती है, तराई कहलाती है। देखिए दोस्तों, हमने इस पे भूतल का प्रयोग किया है, प्रकट का। हमने आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा है तो वर्ड भी हम ज्योग्राफी की तरह यूज करेंगे दोस्तों, जिससे क्या हो, कंटेंट अच्छा रहेगा, आपको परीक्षा में अच्छा दिखे। ये नोट्स हमारा जो दोस्तों सिर्फ रेलवे, ये कोई भी एग्जाम के लिए परिपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यह क्षेत्रफल में लगभग 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा होता है। यहाँ पर अधिकांश भाग दलदल होता है। यहाँ पर वन तथा विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। कहाँ पे, ये हमने तराई का बताया दोस्तों। तराई में
पूछेगा सबसे पहला तो तराई का जो मेन चीज़ है, तराई में नदियाँ फिर से दृश्य हो जाती है, ठीक। और जहाँ भूतल पर ये प्रकट नदियाँ फिर से प्रकट होती है उसे तराई कहते हैं। तराई का क्षेत्रफल 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा होता है और ये भाग लगभग दलदली और वन से भरा हुआ, वन प्राणियाँ भी विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर दिक्कत होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कुछ भी। मैं आपको ज्योग्राफी से संबंधित जो पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, उससे आपका हर सवाल सॉल्व करना की कोशिश करूँगा दोस्तों। ऐसा तो नहीं था हम कर ही दूंगा, लेकिन कोशिश करूँगा दोस्तों। चलिए ठीक। कांप पढ़ेंगे दोस्तों। कांप क्या है? यह विशाल मैदान कांप जलोढ़ मिट्टी की ही देन है। यह इस कांप में गंधोय अर्थात गंगा की कांप भी कहा जाता है। यह कांप रेत की मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति होती है। इस मिट्टी को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। देखिए अब जो ये मिट्टी कांप जो हुआ दोस्तों, न्यू जलोढ़ मिट्टी को कांप भी कहते हैं, ठीक है। गंगा का कांप भी कहते हैं। इसको भी आके ये चिकनी, गंगा की चिकनी क्या बहुत चिकनी मिट्टी है जिसे रेत होती है दोस्तों, इसे भी आके दो भागों में बांट दिया गया। एक है बंगर जो हम हल्का फल्का जान लिए ऊपर, और एक खादर है दोस्तों। तब हम इसको देखेंगे, खादर और बंगर को भी देखेंगे डीप से। तो बंगर जो है दोस्तों बताएं, ये उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मिट्टी से बनी है। इस मैदान में अत्यधिक ऊंचे होने के कारण यहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। अतः यह पुरानी काई मिट्टी पाई जाती है, जिसके निर्माण काल मध्य से ऊपर प्लेइस्टोसीन युग के बीच माना जाता है। देखिए दोस्तों हम इसको डील कर देते हैं। बोल रहा है जो बंगर मिट्टी का क्षेत्र ऐसा मिट्टी है जहाँ पर नदियों द्वारा जो पानी के द्वारा बाढ़ लाया जाता है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है पुरानी बंगर मिट्टी में। इसका जो निर्माण हुआ ये बोल रहा है, निर्माण काल जो है मध्य अपर प्लेइस्टोनिस युग के बीच माना जाता है। किसका? बंगर मिट्टी का दोस्तों। बंगर आप जान गए, तब क्या बंगर मिट्टी जानेंगे। यह मिट्टी जो है दोस्तों बंगर, इस मैदान को स्थानीय भाग में कंकड़ भी कहा जाता है, कंकड़ भी कहा जाता है। इस जगह चूने मिट्टी की मात्रा चूने निक्षेपण पाई जाती है। खादर तो बताएं दोस्तों, खाद की मात्रा ज़्यादा होगी। चलिए तो फिर चलते हैं। जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है खादड़ में दोस्तों, इस नदियाँ का बाढ़ का मैदान यहाँ पर कंछारी प्रदेश कहते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। यह ऊपर प्लेइस्टोनिस युग से होकर अत्यधिक काल तक निर्मित है। इसका रंग हल्का तथा बालू के कंकड़ युक्त होते हैं। यह प्रदेश भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक होता है। अब इसके बारे में दोस्तों, खादर के बारे में तो पहला चीज़ जानते हैं कि ये उपजाऊ बहुत है और यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी जाएगा दोस्तों खादर में। ये कंछारी प्रदेश भी कहलाएगा। प्रतिवर्ष जल से यहाँ मिट्टी की नवीन जलोढ़ मिट्टी जो परत दर बिछती रहती है, जिसके कारण अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और ये प्लेइस्टोनिस युग से लेकर आधुनिक काल तक निर्मित है। इसका रंग कैसा होगा दोस्तों? हल्का बालू और कंकड़ युक्त होगा। यह पानी के लिए उत्तम संग्रहक भी है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको खादर और बंगर में पता चल गया होगा पूरा। अब हम जानेंगे रेह क्या है। रेह के बारे में जानेंगे, रेह और भूर। तो रेह कुछ नहीं दोस्तों, रेह भी एक प्रकार का मिट्टी है, जानते हैं रेह के बारे में। तो बंगर मिट्टी, रेह जो है दोस्तों, रेह क्या है? बंगर मिट्टी के क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई कार्य अत्यधिक होती है वहीं पर कहीं कहीं एक नमकीन परत तथा सफ़ेद परत बिछी हुई होती है। इसे ही रेह या कल्लर कहते हैं। यह यूपी तथा हरियाणा के शुष्क भाग में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि रेह जो है, रेह बंगड़ का ही एक भाग है। रेह बंगड़ का क्षेत्र में सिंचाई के कार्य से होती है।
जहाँ पर आप खेत में देखें दोस्तों, सिंचाई की मात्रा जहाँ अधिक हो जाती है वहाँ पर एक वाइट परत दिखती है खेतों में, जो हल्की नमकीन होती है, जिसे कर्रेह या कल्लर कहते हैं। यह यूपी और हरियाणा के शुष्क प्रदेश में दिखाई पड़ती है। भूड़ के बारे में हमने नहीं लिखे हैं नोट्स में दोस्तों, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। भूड़ भी कुछ नहीं, ये मट्टी से ही संबंधित है। और मैं इतना हिंट्स कर देता हूँ कि ये बोंगर और खादर का ही भाग है, आपको इसमें थोड़ा सा नोट्स में लिखना है। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया दोस्तों। अब चलेंगे डेल्टा क्या है, डेल्टा के बारे में जानते हैं। डेल्टा ऐसे तो आप जानते होंगे डेल्टा क्या है, जो नदियों द्वारा निर्मित किए गए लास्ट के भाग को डेल्टा कहते हैं, ये शॉर्ट में है। अब लेकिन जो आज परीक्षा होता है कोई भी, उसको थोड़ा डीप से देखना पड़ता है दोस्तों। मैं सिर्फ रेलवे या इसी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हैं, PCS हो जाए, कोई भी एग्ज़ाम हो। मैं ऐसे ज़्यादा एग्ज़ाम का नाम नहीं लूँगा। चलिए, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है, जो भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा मिलकर मुहाने पर निर्माण करता है भारत और बांग्लादेश के बीच। गंगा का डेल्टा राजमहल की पहाड़ी से सुंदरबन तक 430 किलोमीटर लंबी फैली हुई है। कहाँ से? राजमहल की पहाड़ी से लेकर सुंदरबन तक 430 किलोमीटर फैली हुई है। यह डेल्टा का पुराना भाग है। पुराना भाग भारत में, नए भाग बांग्लादेश में है। देखिए, इस डेल्टा का जो पुराना भाग है वो भारत में पड़ गया है और नया भाग जो है वो बांग्लादेश में चला गया। वास्तव में डेल्टाई प्रदेश खादर प्रदेश का विस्तृत रूप है। जो डेल्टा होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि वो नदियों द्वारा हर साल मिट्टी लाकर बिछाई जाती है। तो आप डेल्टा को समझ चुके हैं। डेल्टा क्या है दोस्तों? डेल्टा शॉर्ट फॉर्म में नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी अपने मुहाने पर जो फैला दी जाती है, जिसके कारण त्रिभुजाकार कोई आकार से मिट्टी ऊपर उठ जाती है और उस पर जो उस भाग को डेल्टा कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए शंकु पढ़ते हैं। उत्तर के विशाल मैदान में नदियां के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जलोढ़, पंख अथवा शंकु तथा अंत शंकु का निर्माण होता है। हिमालय में घाघरा को छोड़कर शेष सभी नदियां जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यही छूट गया शंकु से। पूछेगा ऐसा कौन सा नदी जो शंकु का निर्माण नहीं करती? तो एक घाघरा की नदी है दोस्तों जो नहीं करती है, बाकी सभी नदियां करती है। अब पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों प्रादेशिक। चलिए तो पढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में असम तक इस विशाल मैदान का उच्चवास महत्वपूर्ण भिन्न पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं धरातल पे चलेंगे और बांटेंगे पहले इसको। धरातलीय विशेषता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। किसको? इस मैदान को। नंबर 1 में होगा पंजाब हरियाणा का मैदान। पहले पढ़ेंगे हम लोग पंजाब और हरियाणा का मैदान है दोस्तों। उत्तरी मैदान में पश्चिम भाग को लेकर पंजाब मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज द्वारा जो निर्मित किया गया मैदान का भाग है का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी है। इस 5 नदियों के द्वारा दोस्तों जो मैदान विकसित किया गया उसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में एक बड़ा सा हिस्सा चला गया है और हरियाणा और पंजाब भी इसी का भाग है। इन 5 नदियों का संगम पाकिस्तान के मिठानकोट नामक जगह पर होता है। क्वेश्चन का नाम याद रखिएगा दोस्तों। ये 5 नदियां जो है कहाँ पर मिलती है? तो मिठानकोट एक जगह है, वहाँ पर जाकर मिलती है 5 के 5 नदियाँ।
चलिए ठीक है दोस्तों, भारत में पंजाब व हरियाणा के पश्चिम भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र में दोआब की संख्या अत्यधिक है। अब जब दोआब आ गया, एक नया वर्ड आ गया दोस्तों ज्योग्राफी, तो जानना चाहिए दोआब क्या है। तो दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, जो काफ़ी उपजाऊ होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, दोआब सिंधु और झेलम दोआब, झेलम और चिनाब का दोआब, चिनाब और रावी का दोआब, रावी और ब्यास का दोआब, ब्यास और सतलज का दोआब। जो सिंधु और झेलम का दोआब उसे कहेंगे सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब को कहेंगे चाव या चे या जोंज दोआब। चिनाब रावी को कहता है रेचना दोआब। रावी ब्यास को कहता है ऊपरी दोआब या बारी दोआब। ब्यास और सतलज नदी जो है दोस्तों उसको कहता है बिसहट या जलंधर का दोआब। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस मैदान को सतलज युग्ना विभाजक भी कहा जाता है। किस मैदान को? हरियाणा और पंजाब के मैदान को सतलज युग्ना विभाजक मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो मैदान आ गया ये दो नदियों को बांटती, दो नदियां अलग दिशा में बहने लगती है। इस मैदान के अंतर अत्यंत प्राचीन काल में सरस्वती और दुलवस्ती नदी बहती थी। समय के साथ साथ यह नदी विलुप्त हो गई। ये नदी कौन था दोस्तों? थोड़ा सा देख, दुलवस्ती नदी। समय के साथ साथ यह नदी विलुप्त हो गई। चलिए ठीक है दोस्तों, होने दीजिए। जिस नदी को विलुप्त हो गया हो जाए, हमें परीक्षा से काम है, हमारा परीक्षा पास हो जाए, नौकरी लग जाए, और नदी या नाला तो होते रहेगा दोस्तों। चलिए, यह एक चौरस मैदान है जो 1.25 लाख क्षेत्र किलोमीटर है। सतलज के दक्षिण के भूभाग को मालवा का मैदान कहते हैं दोस्तों। सतलज के दक्षिण भूभाग को क्या कहेंगे? मलबा का मैदान कहेंगे, मालवा का मैदान। वैसे यह मैदान मुख्यतः बांगड़ से निर्मित है, परंतु नदियां के किनारे बाढ़ग्रस्त खादर क्षेत्र भी पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों को बोट कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, जितना भी वर्ड आ रहा है वो पूछ लेगा दोस्तों, पूछ लेगा कि इस भाग में मतलब सतलज के दक्षिण के भूभाग को क्या कहते हैं? मलबा का मैदान। वैसा मैदान है ये दोस्तों जहाँ बंजर भूमि तो है, परंतु प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण खादड़ का भी क्षेत्र पाया जाता है, जिसे बोट कहते हैं। पूछेगा बोट क्या है, तो खादड़ और बंजर के क्षेत्र को बोट कहते हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे हम लोग राजस्थान की मैदान। पंजाब हरियाणा से निकल गया। आज थोड़ा लगता है वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, तो मैंने आज से ये पार्ट को ख़त्म ही कर देता हूँ, लेकिन अभी पार्ट बहुत बड़ा है भारत दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं विस्तार। राजस्थान के पश्चिम भाग में अरावली पहाड़ी से भारत पाक सीमा जो है दोस्तों, इस मैदान को 2 भाग में बांटा गया। कहाँ से? अरावली की पहाड़ी से भारत पाक सीमा तक इसे 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मरुस्थलीय मैदान, नंबर 2 राजस्थान का बंगड़ मैदान। तो मरुस्थलीय मैदान क्या होगा दोस्तों? जब मरुभूमि जो है उसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? यह मारवाड़ के मैदान का अंग है। बालू की अधिकता के कारण बालू के स्फुट की संख्या अधिक होती है। यहीं पर धरातल के ऊपर नीस शिफ्ट तथा ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है, जो इस बात का प्रमाण है कि कभी प्रायद्वीपीय भारत का अंग था। देखिए दोस्तों, राजस्थान भी कभी प्रायद्वीपीय भारत का अंग था। इसका प्रमाण कौन कर रहा है? शिफ्ट और नीस चट्टान जो कि धरातल से ऊपर है, इस बात का प्रमाण कर रहा है कि हम भी कभी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा थे। क्लियर है दोस्तों? मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए, सुन सुन के आपको याद हो जाएगा। बालू का जो स्फुट मतलब क्या होता है? बालू का ढेर लग जाता है दोस्तों, हवा चलता है। कभी देखे हैं बालू को हवा में उड़ते हुए? मैं बताता हूँ आपको, अभी पहले मैं इसे डील कर देता हूँ। मरुस्थलीय तथा रेतीली प्रदेश में
पवन द्वारा रेत और बालू के निक्षेपण से निर्मित टीले या टिब्बों को बालू का स्फूत कहते हैं। इसकी ऊंचाई कुछ मीटर से 100 मीटर से अधिक भी हो सकती है। अब तो क्लियर है दोस्तों। देखिए, बालू जो राजस्थान में रेगिस्तान में पाया जाता है दोस्तों, वो हवा के द्वारा क्या होता है, उड़ता है। इधर से उड़ना चालू किया दोस्तों, इधर से उड़ना चालू किया, इधर से उड़ रहा है, इधर से उड़ रहा है, उड़ के क्या हुआ, या इधर से उड़ रहा है, उड़ के धीरे धीरे जम रहा है, धीरे धीरे जम रहा है, धीरे धीरे जम रहा है, ऐसे करके ऐसे जम रहा है, ऐसे जम रहा है। तो इसकी ऊंचाई बोलती है 100 मीटर से अधिक भी हो सकता है दोस्तों, और इसका नाम टीला या टिब्बों। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। इसकी ऊंचाई कहाँ तक हो सकती है, 100 मीटर से अधिक भी हो सकती है। क्लियर। चलिए, अब लगता है थोड़ा सा और बचा है, राजस्थान पहुंच गए हैं। अभी तो गंगा बचा हुआ दोस्तों, बहुत बड़ा क्षेत्र है। चलिए, प्रायः शुष्क मरुस्थलीय भाग होता है जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, परंतु सिंचाई के साधन उपलब्ध है। वहाँ पर गेहूं, ज्वार, बाजरा होता है। ये राजस्थान के बारे में बोल रहे हैं दोस्तों। वहाँ पर वर्षा बहुत कम होता है। कम कितना, 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है, परंतु सिंचाई के साधन होने के कारण कहीं कहीं पर ज्वार, बाजरा और गेहूँ की खेती करती है। मतलब पूरे पर नहीं होता है, लेकिन अब होने लगा। टेक्निकल युग है दोस्तों, टेक्निक के द्वारा। अब राजस्थान में बोंगर भूमि देखेंगे दोस्तों। राजस्थान का यह मैदान उत्तर और पूर्वी भाग में है कि उच्च प्रदेश है। राजस्थान बोंगर कहलाता है। यहीं की प्रमुख नदियां लूनी है। यह एक मौसमी नदी है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में कच्छ के रन की ओर प्रवाहित होती है। लूनी नदी दोस्तों, यहाँ पर अनेक खारे पानी की झील पाई जाती है। सांभर, डिडवाना, लुनकार सागर, कुचमान और डेगना, ये सब झील है जो वहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पश्चिम दिशा में, जो जयपुर से पश्चिम दिशा में है। तो क्लियर हो गया, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं गंगा। हो जाएगा दोस्तों कि छोड़ दें, कितना समय हो गया व्यतीत। हाँ, तो दोस्तों अब पढ़ेंगे हम गंगा के बारे में। गंगा का विशाल मैदान, जो गंगा के द्वारा भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। ठीक। चलिए, लेकिन गंगा को हम लोग इतना गंदा कर दिए आजकल, क्या बताएं। मानव जहाँ भी पहुँचता है, सबसे पहला काम है उसका गंदगी फैलाना। चलिए दोस्तों, हम भी मानव हैं, लेकिन जितना हो सके माँ गंगा को साफ रखना चाहिए, क्योंकि वो उत्तर भारत के उत्तर मैदान के जीवन रेखा है दोस्तों। अगर वो सूख गया तो इतना पानी का अकाल पड़ेगा उत्तर भारत में कि बोल नहीं सकते आप। बिहार, यूपी, ये सब क्षेत्र में। चलिए, ज़्यादा बर्बाद समय नहीं करते हैं, पढ़ते हैं। यमुना नदी से लेकर पूरब में बांग्लादेश के पश्चिम सीमा तक विस्तृत को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश के पश्चिम सीमा तक जो मैदान है उसे गंगा का मैदान कहेंगे, जिसका विस्तार 1400 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी विस्तार 1400 है। हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक। चलिए, विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा गंगा नदी द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी सहायक नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा बनाया गया है। इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है जो बरसात में सहायक होती है। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, इसमें इतना सारा नदी का जाल फैला हुआ है, और वर्षा के दिन में सभी नदी अपने विकराल रूप लेकर चलती है और खादड़ मट्टी का निर्माण करने में जो योग देता है, और वो डेल्टा बनाने में महत्वपूर्ण
काम करती है, जो बरसात के समय में सहायक होती है और प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी लाकर निक्षेपण करती है। भू आकृति दृष्टि से बंगर और खादर इसके दो भाग हैं। नदियाँ के पुराने प्रवाह मार्ग जो पानी से भरा रहता है बिल कहलाता है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है बिल क्या है? चूहा का बिल बोल दीजिए, खरगोश का बिल बोल दीजिए, नहीं। ज्योग्राफी में बिल शब्द का अलग कॉन्सेप्ट है। तब भू आकृति की दृष्टि से बंगर जो है दोस्तों, बंगर और खादर इसके दो भाग हैं। अब जो नेक्स्ट आया, नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग, पुराना जो पहले जिस होकर बहती थी जो कि पानी से भरे रहते हैं उसे बिल कहते हैं। दक्षिण पठार में बहने वाली नदियां चंबल, बेतवा, केन, सोन भी इस मैदान को निर्माण करने में अपना सहयोग देता है। ये दक्षिण भाग में जो नदियां हैं ये 4-5, वो भी उस उत्तर के विशाल मैदान को निर्मित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है दोस्तों। सोन नदी तो हमने देखा इतना मिट्टीदार पानी लेकर बहता है कि बोल नहीं सकते। कभी हो तो आप दर्शन कीजिएगा सोन नदी के। तो चलिए दोस्तों, इस संपूर्ण मैदान का ढाल पूरब तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा के मैदान को निम्न 3 भागों में बांटा गया: ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा मैदान। तो हम इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे। ऊपरी मैदान क्या है? ऊपरी मैदान हुआ जो ऊपर का क्षेत्र होगा दोस्तों। पश्चिम उत्तरी प्रदेश में विस्तृत मैदान को ऊपरी सीमा या शिवालिक पहाड़ी तथा दक्षिण की सीमा प्रायद्वीपीय पठार द्वारा बनती है। पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा है और उत्तरी गंगा में मैदान के प्रमुख नदियां गंगा और यमुना है। देखिए दोस्तों, अब जो बोल रहा है उत्तरी गंगा है, इसका विस्तार कहाँ से है? पश्चिम उत्तरी प्रदेश में विस्तृत है। इसके मैदान ऊपरी सीमा शिवालिक पहाड़ी रहा और दक्षिण सीमा प्रायद्वीपीय पठार द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है दोस्तों। पश्चिम में यमुना नदी है, इसकी सहायक प्राकृतिक सीमा, इसकी प्राकृतिक सीमा जो है वो यमुना नदी है। और उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां हैं, 2 नदियां हैं, गंगा और यमुना। ठीक, जिसे गंगा यमुना, रामगंगा, गंडक और घाघरा भी है दोस्तों। 5 नदियां, और भी नदियां होगी छोटी मोटी, उसको नहीं किया गया। जो बड़ी नदियां थोड़ा है उसे मेंटेन किया गया। चलिए, पूरब में 100 किलोमीटर समोच्च रेखा और 100 किलोमीटर समवृष्टि रेखा की सीमा बनाती है। आप पढ़ेंगे मध्य गंगा का मैदान विस्तृत कहाँ है दोस्तों? यह उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है। पश्चिम रेखा 100 किलोमीटर समोच्च रेखा द्वारा बनती है। यह मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित है। तो इसी में कोसी आता होगा दोस्तों। कोसी इसकी सहायक नदी है। कोसी इसका एक उदाहरण है, सहायक नहीं उदाहरण है नदी मार्ग बदलने में। घाघरा, गंडक, कोसी आदि गंगा की सहायक नदी है। यह खादड़ भूमि की अधिकता है। यह मैदान अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ लगभग जगह जगह पर धनुषाकार अथवा गौखूर और पुराने प्रवाह मार्ग मिलते हैं। अब गौखूर एक शब्द है दोस्तों, गाय के खूर के तरह नदी अगर मार्ग बनाती है तो उसे गौखूर कहेंगे। आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए, यह मार्ग बदलने के कारण झील का निर्माण होता है। तो कैसा झील होगा? गौखूर झील का निर्माण होगा दोस्तों। जैसे ये नदियाँ आई ऐसे ऐसे प्रवाह कर रही है, इधर नदी छोड़ दिया ऐसे बहने लगा, तो ये वाला जो पार्ट बना ये गौखूर की तरह हो गया ज्योग्राफी में। तो इसी को इसे गौखूर झील कहेंगे दोस्तों। अब बचा निम्न गंगा। निम्न गंगा नीचे की जो गंगा रहेगा निम्न गंगा बोलेंगे उसको दोस्तों। चलिए ठीक। हिमालय की तलछटी से लंबवकार गंगा के डेल्टा तक इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण वेस्ट बंगाल है दोस्तों।
निम्न गंगा मैदान में। राजमहल की पहाड़ी के निकट यह मैदान सकरा हो गया है। यह भाग मुख्यतः दलदल युक्त और निम्न भूमि का अर्थ है, जो भूमि जल से भरी हुई है। इन्हीं भूमि को बील कहते हैं। राजमहल की पहाड़ियों के पास है ऐसा जगह दोस्तों जो देखने को मिलता है। जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग जिले के पर्वत, द्वीप एवं तराई क्षेत्र दुआर कहलाता है। ये सब पूछेगा दोस्तों। देखिए, जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले के पर्वत, द्वीप एवं तराई का क्षेत्र क्या कहलाता है? दुआर कहलाता है। अब एक लास्ट बचा है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भी योगदान दे रहा है असम के इधर। तो ब्रह्मपुत्र है दोस्तों, इसे असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। यह 3 ओर से पर्वत तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका उत्तर में हिमालय की श्रृंखला, पूर्व में पटकोई भूम और नागा की पहाड़ियां हैं तथा दक्षिण में गोरो खासी जयंतिया की पहाड़ियां स्थित है दोस्तों। ये जो क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र का, इसे इतना पहाड़ घेर रखा है। पश्चिम में भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और निम्न में निम्न गंगा मैदान स्थित है। ये आज लंबा क्लास हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए फ़ायदा है, पढ़ लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान में सदिया के निकट प्रवेश करती है और पश्चिम में बंगाल में बहने के पश्चात धुरवी के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये सब पूछेगा। भारत में कहाँ प्रवेश करती है? पूछिए, भारत में कहाँ प्रवेश करती है नदियाँ? ब्रह्मपुत्र सदिया के निकट, और निकलती भारत से कहाँ? तो धुरवी के निकट दक्षिण मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ढाल कम होने के कारण यहाँ कई नदियाँ विसर्प बनाती है, जिसे कई निम्न भूमि का निर्माण होता है, इन्हें बील कहते हैं। अब विसर्प दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे विसर्प क्या है। बील तो बता दिए दोस्तों, जो भाग पानी से, पुराने नदी का मार्ग जो पानी से आज भी भरा हुआ है उसे बील कहेंगे। तो आशा करते दोस्तों आपको पूरा समझ में आया होगा। आशा करते दोस्तों आपको पूरी तरह वीडियो समझ में आया। अगर जहाँ कहीं नहीं समझ में आया हो तो आप कृपया भाई करके कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा और हमारा कुछ नहीं जाएगा, बट आपके दोस्तों को हेल्प हो जाएगा और वो भी सरकारी नौकरी में फाइट करने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि शिक्षा पर सभी का अधिकार है। तो जय हिंद दोस्तों।